Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting with our chapter 4, and the title of the lesson is Understanding Laws. So as from the title itself we are going to understand that in this lesson, in this chapter we are going to study, we will have the explanation of the laws. This is the introductory part of chapter 5, we can say like that also, because the next chapter in which we are going to study something about judiciary and why do we need a judiciary in our country. So you can understand, we have studied the three organs of our government, that is legislature, executive and judiciary. So now as far as the part of judiciary is concerned, we need to know that they are the people, means judiciary ultimately protects the laws or checks whether the implemented laws by executive are not being violated by the citizens of the country. So we know that legislature makes the laws, executive implements the laws, but ultimately these laws, whether they are followed or not, is checked by judiciary. So in this lesson we are going to study the same thing. So you may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage. जैसे कि आपने कुछ ऐसे लॉस के बारे में सुना रहेगा, थोड़ा बहुत आपको जानकारी है कि मैरिज करने के लिए एज क्या रहता है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, एट व्हाट एज और एट विच एज अ पर्सन कैन वोट, or even some of the laws you must have heard or you must have been familiar by anyways about buying and selling of the property. So you might be aware with all this. ये थोड़े बहुत लॉ आपने सुने होंगे, यानी कुछ कानून है ऐसा आपको पता है. So we now know that the parliament is in charge of making laws, यानी कि जो लेजिस्लेचर हमारा है वो अल्टीमेटली ये लॉज बनाता है. एंड डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन? जो ये लॉज बनाए जाते हैं, आर दे एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बींग? सो कैसे नए लॉ बनते हैं? सो एक बिल रहता है पहले विच इज़ जस्ट अ प्रपोजल एंड दैट बिल अल्टीमेटली बिकम्स अ न्यू लॉ. पर कैसे? सो वो भी हम आने वाले सेक्शंस में, आने वाले लेसन में देखने ही वाले हैं. कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल? द पीपल revolt, the people rebel against it, means the people do not want such laws, यानी तो वो लॉ अनपॉपुलर हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं. एंड व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस? सो व्हाट वुड बी आवर रोल इफ़ देर आर सम कंट्रोवर्शियल लॉज और सम अनपॉपुलर लॉज? सो जैसे ही नए लॉ बनते हैं शायद लोगों को पसंद नहीं आते हैं, और फिर हमारा रोल क्या रहता है ऐसे हालात में? So this is what we are going to see in this particular lesson. Here also you can find something like a rebel or a revolt, we can say peaceful revolt जैसा ही है, जहाँ कुछ नारेबाजी चल रही है. ओके, सो ये पिक्चर ऐसा डिनोट करता है कि किसी चीज़ के सामने, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड, इफ़ आई जस्ट शो यू ब्लैक बिल, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये किसी बिल के अगेंस्ट में ही यहाँ पे कुछ धरने हो रहे हैं, या वी कैन से कुछ हल्ला हो रहा है, हल्ला बोल चल रहा है. सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट. डू लॉज अप्लाई टू ऑल? तो हमारा पहला सवाल है, हमारा पहला टाइटल है कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या ये सबके लिए है? इट्स ऑब्वियसली फॉर एवरी वन, वी नो दिस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 6th स्टैंडर्ड. यहाँ एक सिचुएशन दी है और उसके साथ ही में कुछ एक सवाल भी दिया हुआ है. सो अगर हम ये सिचुएशन को पढ़ते हैं, पहले क्या होता है? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग, छुपाने के लिए. सो हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हीज सन, यानी ये जो बंदा है ये इसने कोई क्राइम किया हुआ है, एंड दैट्स वाई ही हैज़ बीन गिवन अ 10 year जेल सेंटेंस. जो पनिशमेंट दिया गया है बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट इज़ ऑफ 10 year जेल. ओके, सो ये क्राइम की वजह से, किसी भी क्राइम की वजह से ही हैज़ बीन गिवन द पनिशमेंट ऑफ 10 year जेल, बट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिम, यानी उसके बेटे को वो मदद करता है कहीं छिप जाने के लिए. ओके, सो अब हमें सवाल दिया गया है कि डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? जो इसने किया वो सही था? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट
from the law just because his father is economically and politically powerful? Should he be given such freedom because his father is economically and politically powerful? यानी दिस इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ अ वायोलेशन ऑफ लॉ. सो आप समझ सकते हैं द अबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ द वायोलेशन ऑफ लॉ, जहाँ कानून फॉलो नहीं हो रहा है. एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन यूनिट 1, हम पढ़ चुके हैं कि मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर अग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर in independent India. Arbitrary means like autocratic, means the decisions will be taken with one's own wish. जो बंदा जैसा चाहता है, जब चाहता है, कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज कर दे अपना पावर, उसे हम आर्बिट्ररी पावर कह सकते हैं. इट इज़ प्योरली ऑटोनॉमस. जो यहाँ पहले कहा नहीं गया है कि ये एक्स लॉ के लिए ऐसा वाई पनिशमेंट है, इट्स नॉट गिवन, और सडनली कुछ चेंज आ जाए, देन वी कैन से दैट इज़ आर्बिट्ररी पावर. सो देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर. किसी के पास ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्बिट्ररी पावर नहीं होगा. ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड कर लिया है. आर्बिट्ररी वर्ड अगर नया लगता है तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू योर टेक्स्ट बुक. चैप्टर 1 के ग्लॉसरी में फर्स्ट वर्ड ही आर्बिट्ररी दिया हुआ है. You will find the entire definition of arbitrary over there. They therefore instituted several provisions in the constitution. यानी जिन्होंने जब constitution ड्राफ्ट किया तभी कि ऐसे कोई हालात ही पैदा ना हो, इसीलिए वहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रावधान डाले गए, कुछ ऐसे provisions डाले गए that would establish the rule of law. Try to understand it the max highest level पे the rule of law. यानी बंदे बंदे को रूल नहीं कर पाते हैं, रूल ही अल्टीमेटली लॉ ही रूल करता है. सो दैट ओनली इट वांट्स टू सजेस्ट. इट इज़ सेड बाय एरिस्टोटल एक्चुअली कि रूल कैन गवर्न द पीपल, पीपल कैन नॉट गवर्न देमसेल्व्स. सो देयर हैज़ टू बी अ सेट ऑफ लॉ, और जिसको ही हम सबसे ऊपर मानेंगे और उसी के आधार पे सबका लॉ, सबका रूल यहाँ चलेगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट all persons in independent India are equal before the law. Everybody is equal. अब कौन कौन equal है, क्या नहीं है, that's we are going to see very soon. So the law cannot discriminate between persons. कहीं discrimination नहीं हो सकता है in the law. कौन से basis पे? So on the basis of the religion, caste or even gender. Means the law is same for everyone, whether he belongs to A, B, C, D religion, he belongs to X, Y, Z caste, or whatever the gender the person belongs to. But ultimately the law will be same for everyone. So what the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens. यहाँ लिखा है all citizens, आप देख सकते हैं. सो ऑल, यहाँ कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई जेंडर, कुछ नहीं. ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ. सो द लॉ इज़ एट द हाइएस्ट लेवल. यू कैन अंडरस्टैंड. सो द लॉ इट सेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल किसी भी तरह से. ओके, सो द लॉज आर अप्लाइड इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स एंड देयर कैन बी नो वन अबव द लॉ. जैसे कोई लॉ के ऊपर नहीं है. नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉर अ वेल्दी पर्सन, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज़ अबव द लॉ. सबके लिए लॉ एक समान है, वेदर ही और शी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रेसिडेंट हो या वेल्दी पर्सन हो. सो देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. एनी क्राइम और वायोलेशन ऑफ लॉ has a specific punishment without any discrimination, without any favor we can say, as well as a process. There is a particular punishment for a particular law and as well as a proper process through which the guilt of the person has to be established. And after the guilt is established, then only he or she can be given a punishment according to a process.
not directly. But was it always like this? We have a question. पहले से सदियों से ऐसा ही चला रहा था? जी नहीं. So in ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Innumerable. आप समझ सकते हैं. We cannot even count them. Means whenever any law, whether it can be anything to everything, if it is violated, there can be different even punishments because it is given overlapping local laws. So overlapping, so एक दूसरे के जैसे मिलते जुलते ऐसे बहुत सारे लॉ हो सकते हैं and accordingly there will be different even punishments. So यहाँ देख रहे हैं आपकी different communities enjoyed different degrees of autonomy. So आप देख सकते हैं different degrees of autonomy. So they had some powers like a ruler. They could also administer these laws. तो कुछ ऐसी communities थी जिनके पास ऐसे पावर थे जो अपने आप they were changed among their own. So उनके फ़ायदे के लिए there are chances that the laws can be even modified sometimes. The punishment even can be modified. The criminal can be even favored. So in some cases you can find the punishment that two persons received for the same crime varied. सोचिए कि एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग लोगों को अलग अलग पनिशमेंट दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट बैकग्राउंड्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ लॉ ऐसे नहीं थे. पर इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद नाउ द लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन. वी ऑल हैव द इक्वल लॉज. So for the same crime, two different people have different punishment depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. So lower caste को जैसे कि discriminate किया जाता था and they were given harsh punishments. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. Evolve means slow and gradual development. यानी during the colonial period means when India became the colony of Britain. You know very well, we have studied in history. So during that period, that phase is known as colonial period. So during this colonial period, there had been number of changes in these laws. Means now the system was developing, but it is often believed that it was the British colonialist who introduced the rule of law in India. हालांकि rule of law in India was introduced by British colonialist in India. Historians have disputed this claim. पर फिर भी यहाँ कुछ ऐसे क्लेम है जहाँ डिस्प्यूट है और इसके लिए आपको अलग अलग दो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. सो जहाँ आप देख सकते हैं ये दो में से पहला है फर्स्ट that colonial law was arbitrary. यानी which were the laws implemented by this British colonialist, they were arbitrary. जैसा हम अभी देख चुके हैं autonomous, they were like autocracy. So जैसा जब उनके दिमाग में आता है that can become a law. And second, that the Indian nationalist played a prominent role in the developing of the legal sphere in British India. We, the national freedom fighters, we can say, the nationalists of India who played a major role, a prominent role. So एक लीगल स्फीयर इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में पैदा करने के लिए जो इन्होंने किया वो. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पहलू है जो ऑटोक्रेसी के जैसे लॉ बनाता है, बट दूसरा ही हिस्सा ऐसा चाहता है कि देयर शुड बी इक्वल लॉस फॉर ऑल. सो यहाँ वी आर गिवन एन एग्जाम्पल of the arbitrariness that continued to exist as part of British law. So arbitrariness, as I told you, something like autonomous. Okay, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें वी हैव एग्जाम्पल ऑफ द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. तो ये सेडिशन एक्ट क्या था? तो आसान भाषा में आप समझे तो किसी भी बंदे को या कोई भी चीज़ को पहले बताए बिना ही अचानक से ऑन
किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी हरकत के लिए कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, यानी जो पहले जानकारी दी ही नहीं गई है। ऐसा एक्ट जो 1870 में पास किया गया था बाय द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट। सो यहाँ दिया है कि दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज स्टरिंग अप रेजिस्टेंस और रिबेलियन अगेंस्ट इट। सो व्हेन गवर्नमेंट विल कंसिडर something like a rebel or a revolt, in such cases the government does not need absolute evidence। कोई भी गवाह सबूत के बगैर, आप समझ सकते हैं, they do not need anything to arrest the person। Under the Sedition Act of 1870 the British had a very broad interpretation of what constituted sedition। सो सेडिशन एक्ट में क्या क्या था? इट मीन्स दे हैड अ वेरी ब्रॉड आइडिया अबाउट इट, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, यानी बहुत सारी चीज़ों को अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। एंड वॉट दिस मीन्ड वॉज दैट दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन, किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन भी कर सकते हैं टू एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट। अब नेशनलिस्ट के लिए ये लॉ बिल्कुल आर्बिट्ररी था, आप समझ सकते हैं। द नेशनलिस्ट कंसिडर दिस लॉ आर्बिट्ररी बिकॉज पर्सनस वर अरेस्टेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, यानी अगर लॉ है तो उसके स्पेसिफाइड रीजन्स डिक्लेयर होने चाहिए जो यहाँ नहीं थे। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस वैरायटी ऑफ रीजन्स, जो कभी कभार ही, सेल्डम, वेरी रेयरली दे वर क्लैरिफाइड, जो पहले से दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड अर्लियर, एज वेल एज बिकॉज दोज अरेस्टेड वर ऑफन केप्ट इन अ जेल विदाउट अ ट्रायल। सो कोई पेशी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई जज से, कोर्ट से, उसके बगैर भी ऐसे अरेस्टेड लोगों को जेल में रखा जाता था। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द नेशनलिस्ट कंसीडर दिस लॉ एज आर्बिट्ररी, क्योंकि ये वजह है कि किसी को भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले बताए भी नहीं गए हैं, दे वर नेवर क्लैरिफाइड, दे वर वेरी रेयरली क्लैरिफाइड। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दे वर आर्बिट्ररी। सो सेडिशन एक्ट, यहाँ गिव रीज़न छोटा सा बनता है, द नेशनलिस्ट कंसीडर्ड सेडिशन एक्ट एज आर्बिट्ररी, गिव रीज़न। So you should at least continue from here and should be finished here. So this is in the glossary itself, you also will find in your textbook. Now let us come back to the point where we have already left. So now as you can see, so the Sedition Act of 1870, that is also the arbitrary. We have the example of arbitrariness of the colonial law. The idea of sedition was very broadly understood within this act. आप समझ सकते हैं, very broadly understood. Any person protesting or criticizing British government could be arrested without a trial. You can clearly understand कि किसी भी तरह के कोई भी पेशी सुनवाई के बगैर डायरेक्टली a person could be arrested. जैसा ऊपर भी दिया है आपको, वहाँ हमने देखा डेफिनेशन में, without any evidence. So that's why the nationalists considered it arbitrary. We have also another example of British arbitrariness, that was the Rowlatt Act, जो 10 मार्च 1999 को इफेक्ट में आ चुका था। पहले तो आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या था, तो डेट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। सो विदाउट अ ट्रायल राउलेट एक्ट में भी यहाँ किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेहमेंट इन देयर ऑपोजिशन टू द राउलेट बिल्स, यानी जब ये पास होने वाला था बिल, तब भी दे वर इन द अपोजिशन। वेहमेंट मीन्स काफ़ी पैशनेट, यानी कि काफ़ी जुनून के साथ इन्होंने भी अपोज किया है। सो डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत सारे धरने हल्ले होने के बावजूद राउलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पास हो गया। पंजाब में जो प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट दिस एक्ट, जो काफ़ी एक्टिव था, और उसी वजह से ऑन अप्रैल 10 दो लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिन्हें अरेस्ट कर दिया गया। सो टू प्रोटेस्ट दिस अरेस्ट, यानी इन दोनों के अरेस्ट के खिलाफ इसे प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग को
वहाँ पे बुलाया गया था। इट वॉज अ पीसफुल मीटिंग 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, जहाँ पे अमृतसर में when General Dyer entered the park with his troops and closed the only exit, बाहर जाने का इकलौता जो रास्ता उसे बंद कर दिया गया, and without giving any warning General Dyer ordered the troops to fire. Several hundreds of people died in this gunfire and many more were wounded, including women and children. सो आप आर्बिट्ररीनेस का एग्जाम्पल पढ़ रहे, समझिए कि एक लॉ जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ 2 बंदे जो अरेस्ट हो गए उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है और यहाँ पे इस तरह सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। सो दिस पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं जो नीचे दिख रहा है आपको, विच विल गिव यू एन आइडिया और विच विल गिव यू द ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। सो मैसेकर दैट इज़ हत्याकांड, जहाँ बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। तो यहाँ ये ऐसा पिक्चर आपकी बुक में है, ध्यान से आप देख सकते हैं। सो कृपया थोड़ा इस जलियांवाला बाग के बारे में भी सर्च करें एंड ट्राई टू गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन, बी नॉलेज्ड। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मुझे पूरा भरोसा है, आप केवल रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि लेसन भी रीड किया करें। ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक। हमारा यहाँ एक पैराग्राफ था, Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. So Indian nationalists ultimately they started protesting and criticizing these all authorities जो उन्होंने अपने पास रखी थी और कभी भी कोई भी लॉ बन सकता था। They also began fighting for greater equality, means now we wanted equal status and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey. So जो set of rules हमें जो फॉलो करना है, सो अल्टीमेटली उसे चेंज करना था, क्योंकि हम क्या चाहते थे, टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। सो जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए लॉ में, बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जस्टिस नहीं था, कुछ फ्रीडम यहाँ कॉलोनियलिस्ट को थी तो कुछ इंडियंस को नहीं थी। करेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, सैकड़ों लोग मरे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वी वांटेड जस्ट सोसाइटी, हम ऐसा कोई जस्ट चीज़ चाहते थे जहाँ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। सो बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन colonial courts. So धीरे धीरे you can understand, now we also started learning these things. Now we also had some legal professionals of our country. They began to use law to defend the legal rights of Indians. So ultimately, as the Indians started studying this, and because of that, now they were there to defend the Indians. Beforewards, there was no people, but now it was emerging. Indian judges also began to play a greater role in making decisions, because they also have the power. Being a judge in a court, they also can take some sort of important decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. So slow and gradual development, we can say evolution, slow and gradual development जो ये colonial period के दौरान रूल ऑफ लॉ में अब आने लगा। सो जैसे ही आप समझ सकते हैं इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स बढ़े, धीरे धीरे ये इनकी संख्या शुरू हुई बनना, और अल्टीमेटली उसी वजह से हमारे ही लीगल प्रोफेशनल्स जो इंडियंस को डिफेंड करने लगे, इंडियंस के जो राइट्स थे उन्हें डिफेंड कर रहे थे, इंडियन जजेस जिन्होंने भी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस में सहारा दिया है। सो इस तरह से अल्टीमेटली वी कैन फाइंड दैट देयर वर सेवरल वेज कि धीरे धीरे पर सही डेवलपमेंट आ रहा था रूल ऑफ लॉ में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कॉलोनियल पीरियड। यहाँ आपको जो 2 चीज़ें दी है, आर्बिट्ररी जो आप चैप्टर 1 में ग्लॉसरी में देख सकते हैं, सेडिशन जैसा हमने अभी देख लिया है, वर्ड आपने पूरा सुना ही है। सो नाउ स्टेट वन रीज़न वाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वॉज आर्बिट्ररी। यू ऑल्सो शुड प्रेजेंट योर आइडियाज़, एक सेंटेंस में ओनली आंसर करें। In what ways
Does the Sedition Act of 1870 contradict the rule of law? Contradict the rule of law, क्योंकि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और आपके हिसाब से कहाँ ऐसा लगता है कि सेडिशन एक्ट इसके खिलाफ है? इट इज़ टोटली in the opposite direction. You can think about it. Please write your answer in one sentence. Next paragraph. With the adoption of the constitution, means our constitution was enforced on 26th of January 1950, and this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. Our representatives, that means MLAs, MPs, members of legislative assembly and members of parliament. So we know that our representatives ultimately they started making laws for the country, and every year our representatives जिन्हें हमें चुनाव में वोट दिया है और अल्टीमेटली जो आज कहीं ना कहीं हमारे लिए ही on behalf of us they take some important decisions. So every year our representatives pass several new laws as well as amend the existing ones. We have already studied in 6th standard about Hindu Succession Amendment Act, which was enacted in 2005. हम पढ़े हैं, according to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of the family property. So this is the example. You can understand कि एक नया लॉ, एक न्यू लॉ विच वॉज इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन 6th स्टैंडर्ड. सो ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो लॉ बनाते हैं या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस भी लाते हैं. अमेंड वर्ड यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम पढ़ ही चुके हैं, बार बार आने वाला वर्ड है. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी. ओके, लोगों को काम देने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑल्सो वी हैव दी न्यू लॉज. एंड हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी? सो हाउ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली कम टू नो, या लोग कैसे चाहेंगे कि एक नया लॉ चाहिए? करेक्ट. सो वी आर गोइंग टू सी बाय दिस इन नेक्स्ट सेक्शन. इसी बुक में आपको देखने मिलेगा. नेक्स्ट हमारा सब टाइटल आता है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. तो किस तरह से नए लॉ बनते हैं? ओके, सो आपको पता है कि पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है, पर हम ये पार्ट जैसा आपको पता ही है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. आप यहाँ तक का रीड करें और अगर पॉसिबल है तो एंटायर चैप्टर रीड करें. लेसन रीड किए बगैर ये वीडियो ना देखें, आई रिक्वेस्ट यू. अगर कहीं स्किप किया है तो प्लीज़ पूरा देखें, ध्यान से देखें. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can ask in the comment section. Okay, so we will be continuing how do new laws come about from the part 2. Till then, keep reading, keep learning. Thank you.